दोस्तों वेलकम टू स्टडी वन, मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों जो 24 तारीख को आपकी पीईटी की प्रवेश परीक्षा होने वाली है, उसके लिए इस वीडियो में हम जो है आपके लिए जो है पूरा 100 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें आपको जो है सारे क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार मिलने वाले हैं। देखिए इस वीडियो में जो है हम 1 से लेकर 70 तक प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, और जो इसके बाद जो सेकंड होगा उसमें 70 से लेकर 100 तक, क्योंकि जो आपके मैथ वाले क्वेश्चन और जो आपका टेबल वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जो आपके हिंदी के पैसेज वाले रहेंगे, उसको हम अलग से देखने वाले हैं। इसके अलावा 1 से 70 तक पूरा इस वीडियो में हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो 70 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार आपका यह है प्लेटफॉर्म सीरीज़ का, यानी कि जो रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है उसमें से जो है हमने लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर चैनल पर पहली बार है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो देखिए अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से तांबा, क्योंकि हड़प्पा को ताम्रकाल से सभ्यता कहते ही हैं, तो हड़प्पा से तांबा भी मिला है, स्वर्ण भी मिला है, चांदी भी मिला है, लेकिन जो लोहा है यह हड़प्पा से नहीं मिला है। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बात करें लोहे की, तो देखिए जो लौह युग भारत में प्रारंभ होता है वो उत्तर वैदिक काल से होता है। लगभग 950 ईसा पूर्व में जो है लोहे की प्राप्ति जो है भारत में देखी जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा कि जो लोहा है यह उत्तर वैदिक काल में जो है मिला था। देखिए ऋग वैदिक काल का समय कितना है, तो ऋग वैदिक काल का समय 1500 से 1000 BC माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल का समय जो है 1000 से 600 BC जो है माना जाता है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तो देखिए जो अशोक का शाहबाजगढ़ी अभिलेख है यह खरोष्ठी लिपि में है। सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अशोक के 2 ही अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, एक शाहबाजगढ़ी और एक मानसेहरा अभिलेख। ये आप याद रखिएगा, ये 2 खरोष्ठी में है, बाकी सब जो है भारत में ब्राह्मी में है। और जो कुछ अफगानिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर जो है अरमाइक जो है वहाँ पर मिली है लिपि, ग्रीक और अरमाइक। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बोध गया, बोध गया जो है निरंजना नदी के तट पर स्थित है, और इसी निरंजना नदी का नाम क्या है, इसी को जो है फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी निरंजना नदी के तट पर हुई थी। ये क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। तो देखिए जो वितस्ता का युद्ध या फिर इसे हम झेलम का युद्ध कहते हैं, यह पोरस और सिकंदर के मध्य लड़ा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इसी को जो है झेलम का युद्ध या फिर हाइडेस पीस का युद्ध कहते हैं, और ये कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में। इसे हाइडेस पीस का युद्ध भी कहते हैं, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है। तो देखिए अशोक की जो लिपियां हैं वो 4 प्रमुख जो है भाषाओं में मिलती हैं। कौन कौन सी, देखिए खरोष्ठी, ब्राह्मी, अरमाइका और ग्रीक। इसमें संस्कृत जो है आपका नहीं होगा। तो 5 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है संस्कृत असत्य है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए उत्तर कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना। देखिए मार्ले मिंटो सुधार क्या हो जाएगा। देखिए मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, 1909 में ये आया था, और इसका उद्देश्य क्या था कि सांप्रदायिक निर्वाचन। देखिए मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र जो है दिया गया। साइमन कमीशन में क्या हुआ, तो साइमन कमीशन के बाद जो है देश भर में देशव्यापी आंदोलन हुआ था, इसको याद रखिए। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1922 में। इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। और डांडी मार्च 1930 में। तो नमक का अवैध निर्माण जो है, तो नमक कानून जो है यहाँ पर तोड़ा गया था। तो ये जो है आप इसको यहाँ से याद रख लीजिए। अगर हम कोड के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई। तो 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। देखिए 12 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था, और 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंच के नमक कानून तोड़ा था, और उसी 6 अप्रैल को जो है नमक सत्याग्रह की जो है यहाँ पर शुरुआत हो गई थी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यहाँ से शुरू हो गया था। तो 7 नंबर का हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है। तो जो 1857 की क्रांति है इसे कमल एवं चपाती से जो है जोड़ा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन किसके लिए हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हंटर आयोग का गठन था
वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसी की जांच के लिए हंटर कमीशन का जो है गठन किया गया था। एक प्रश्न और बनता है कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे? तो आप याद रखिएगा मॉन्टेस्क्यू थे। कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। 10वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी और इस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे और पहले महासचिव A.O. ह्यूम थे, जो कि उसके संस्थापक भी थे कांग्रेस के। अगला है 11वां प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो देखिए, जो भारत का सिक्किम राज्य है इसकी सीमा नेपाल से मिलती है। नेपाल से कौन कौन से राज्य की सीमा मिलती है? तो देखिए, अगर हम नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं सिक्किम, इन 4 राज्यों से जो है आपकी सीमा बनती है किसकी? नेपाल की। 12वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो यदि हम बात करें कि शहरी जनसंख्या किस राज्य में सबसे अधिक है तो महाराष्ट्र जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। यदि हम सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा गोवा में जो है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है निवास करती है। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा को पहचाना। देखिए, बांदीपुर कहाँ पर है? बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में है, इसको आप याद रखिए। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मानस कहाँ पर है? मानस आपका पता है कि मानस और काजीरंगा ये दोनों असम में हैं। रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में। देखिए, तीसरा वाला जो है ऑप्शन सही लगा है। सिमलीपाल कहाँ है? तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं। सिमलीपाल उड़ीसा, मानस काजीरंगा असम, बांदीपुर कर्नाटक और सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में है और रणथंभौर जो है ये राजस्थान में। तो केवल सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। 14वां प्रश्न है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच जो है मालवा का पठार अवस्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मालवा का पठार। अगर हम बात करें कि अरावली की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो देखिए कई बार प्रश्न बना हुआ है। तो अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर। ये प्रश्न भी आप याद रखिए, अरावली का सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से लद्दाख में, लाहौल स्पीति में, उत्तर भारत के मैदान में वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा नहीं होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। 16वां प्रश्न है, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी कब? तो सांसद स्थानीय विकास निधि जो योजना है ये आरंभ की गई थी सन 1993 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 दिसंबर 1993 में। भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, इनके जो है नेतृत्व में इसका उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। दूसरी कब से कब तक? तो दूसरी जो है 1956 से 1961 तक चली थी। और दूसरी परियोजना का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये किया था पीसी महालनोबिस ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो है नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं और इसमें भारी उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा को जो है प्रमुखता जो है दी गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जो है आप याद रखिएगा। इसी में जो है राउरकेला में इस्पात संयंत्र बनाया गया था, भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है की गई थी। 18वां है, मिशन इंद्रधनुष योजना से संबंधित है किससे? तो जो मिशन इंद्रधनुष है यह टीकाकरण से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? टीकाकरण। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 19वां है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ पर? तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है यह करनाल में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर है? करनाल में जो है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, डेयरी से यहाँ पर आप याद रखिए, एक प्रश्न दूध वाला भी याद रखिए कि भारत में दुग्ध क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीस कुरियन को जो है भारत में दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है और इन्हें ही मिल्क मैन के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिल्क मैन के नाम से भी जानते हैं। अगला है 20वां प्रश्न, रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं? तो 20 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीनों कारक देखिए, उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च राजकोषीय घाटा और ऊंची कच्चे तेल की कीमत, ये सभी जो है
विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो संविधान का संघीय लक्षण देखिए, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन ये है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है, संघ एवं राज्य में अलग अलग चुनी गई सरकार ये है। लेकिन जो राज्यपाल का पद है यह संघीय लक्षण नहीं है। तो 21 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां, मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? तो देखिए, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और संसद का उल्लेख था, लेकिन मंत्रिमंडल का उल्लेख जो है मूल संविधान में नहीं था। ये सब जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है 23वां, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था कब? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, केशवानंद भारती जो वाद 1973 में हुआ था, इसके बाद ही संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को जो है स्पष्ट किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है 24वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमें पहचानना है कि सही से सुमेलित कौन सा नहीं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। तो ये हमारा पहले ही गलत हो गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। ये जो है पहला जो है सही सुमेलित नहीं है। परमादेश को क्या बोलते हैं? देखिए, परमादेश को मैंडेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमादेश को क्या बोलते हैं? मैंडेमस। प्रतिषेध को क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। अधिकार परीक्षा को वारंटो। तो देखिए, हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका सी आंसर होगा। प्रतिषेध जो है टू बी सर्टिफाइड जो है ये सही नहीं है। प्रतिषेध को क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर देना है। देखिए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है किस अनुच्छेद में आता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 में आते हैं। वित्त आयोग 280 में आता है हमारा। प्रशासनिक अभिकरण जो है हमारा 323 में आता है, 323 में आता है। और संघ लोक सेवा आयोग जो हमारा किस में आ जाएगा? देखिए 315। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा किस में आता है? 315। प्रशासनिक अभिकरण 323, वित्त आयोग 280 और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है 148 में आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर जो ए है, देखिए, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। अगला है 25वां, एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त में टी कोशिकाओं की जो है वृद्धि होती है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो जो 3 से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें चर्वणक जो है दांत नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 28वां है, धावन सोडा क्या होता है? तो देखिए, जो धावन सोडा होता है उसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट जो है धावन सोडा, और खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। दोनों को जो है आपको याद रखना है। 29वां क्वेश्चन है, प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की क्या होना चाहिए? तो उत्पादित तरंगों की जो है तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कालांतर नियत हो। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से कौन असत्य है? तो देखिए, संट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है, ये सही है। संट एक अत्यंत ही अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है। देखिए, यहाँ पर हमें पहचाना कि कौन सा असत्य है, कम प्रतिरोध वाला तार होता है। 30 नंबर का हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी करेक्ट होगा। धारा मापी के श्रेणी क्रम में संट लगाकर आमीटर जो है बनाया जाता है, तो डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, मैथ के 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे बिल्कुल आपको सिलेबस के अनुसार। तो निम्न में से सबसे छोटी विभिन्न कौन सी है? देखिए, 3 × 5 = 15, ये 1/5 हो जाएगा। 5 × 20 ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 8 × 64 ये 1/8 हो जाएगा। और 25 × 4 = 100 यानी कि ये 1/40 हो जाएगा। तो 1/5, 1/8, 1/4 सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 1/40। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 25/1000। ये जो है सबसे छोटा भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 37249 का जो है मान ज्ञात करना है, यानी कि रूट निकालना है। इसको आप डिवीजन मेथड से करेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 × 1 = 1, 2 बचेगा। 72 यहाँ पर कितना जोड़ लेंगे? 2 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? अगर हम इसको 9 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 261 हो जाएगा।
2 में से 1 गया 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा। यहाँ पर हम 49 उतार लेंगे, 29 में 9 जोड़ देंगे हो जाएगा 38 और 6 बार करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 196 आपका 193 193 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, एक परीक्षा में स्पंदना ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए, उसे एक और परीक्षा देनी होगी और इसे पास करने के लिए उसे कुल मिलाकर 56% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि दूसरी परीक्षा 75 अंक की थी तो दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था। तो देखिए स्पंदना ने 50 में से पहले जो है पहली परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 50 था। 50 में से उसे कितने मिले, 22 नंबर मिले। इसको लिख लीजिए। कुल मिलाकर उसे जो है 56% जो है लिखा कि इसे पास करने के लिए कुल मिलाकर 56% जो है उसे देना प्राप्त करना दोनों परीक्षाओं मिलाकर। दूसरी परीक्षा का अंक कितना है, 75, तो जोड़ लीजिए कितना 75। तो पहले में 50 था पूर्णांक, दूसरे में 75 था। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 5 7 5 12। नहीं, कुल मिलाकर पूर्णांक कितना हो गया, कुल मिलाकर पूर्णांक हो गया 125 और उसे प्राप्त कितना करना है 56%। तो 125 का जो है हमें 56% निकालना होगा। 125 का 56% अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो 25 25 125, 25 चौके 100 हो जाएगा और 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 14 25 कितना हो जाएगा, 14 25 70, यानी कि कुल मिलाकर उसे 70 अंक जो है प्राप्त करने की आवश्यकता है। 70 अंकों से प्राप्त करना है। 22 अंकों से पहले से मिल चुके हैं तो 70 में से 22 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 2 गया 4, यानी कि उसे 48 अंक जो है और प्राप्त करने होंगे। तो उससे दूसरी परीक्षा में कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे, देखिए 48% प्राप्त करना था तो 75% उसका पूर्णांक था, 75 नंबर, 48 नंबर प्राप्त करना है तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 3 75 और 16 3 48, 16 चौके 64, यानी कि उसे कितने प्राप्त करना होगा, 64% अंक जो है उसे दूसरी परीक्षा में प्राप्त करना होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, 1/3000 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो 3 जीरो हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 0.003, 0. यहाँ पर 4 नंबर हैं, 0.0003। ऑप्शन नंबर बी 34 नंबर का जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 संख्याएं ए बी सी डी ऐसी हैं कि उनका समग्र औसत कितना है, 23, यानी कि समग्र औसत कितना है, a + b + c + d/4 कितना है, 23 है। ए और बी का औसत 19.5 है तो सी और डी का औसत कितना होगा। तो देखिए a + b + c + d का औसत कितना, 23, तो a + b + c / 4 बराबर कितना हो जाएगा, 23। इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, कितना हो गया, सम हो गया a + b + c का d का सम हो गया 92, ऐसे लिख लीजिए। और a + b/2 इसका सम कितना हो जाएगा 19.5 × 2, तो 19 दूनी 38 और 38 से कितना हो जाएगा 39। तो अगर हम पहले में से यानी कि a + b + c + d में से माइनस कर दें a + b तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास c और d ही बचेगा। दोनों को माइनस करने पे कितना बचेगा 53। और इसका जो है अगर हमें माध्य निकालना, औसत निकालना, 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग करने पे 26.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 26.5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको हिंदी के देखिए 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार। तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत्य के प्रति आग्रह, सत्य आग्रह होता है, क्या हो जाएगा सत्याग्रह का सत्य आग्रह दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए श्री गणेश मतलब शुरुआत, इति श्री मतलब अंत, क्या हो जाएगा श्री गणेश का इति श्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 38वां है, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस तक पहुंचा न जा सके उसे देखिए अगम्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वर्तनी में त्रुटि है, क्या हो जाएगा अगम्य, जहाँ पर पहुंचा न जा सके उसे हम अगम्य कहते हैं। 39वां है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए स्थापना, स्वदेश, अध्याय और अपराध, इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, तो स्थापना की जाती है, क्या होता है स्थापना की जाती है। स्वदेश जाया जाता है, अध्याय पढ़ा जाता है और अपराध किया जाता है, लेकिन स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पिसुन शब्द का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए पिसुन का समानार्थक होता है चुगलखोर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अब मैथ के इंग्लिश के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए ह्यूमन इज मोर्टल चेंज इनटू द नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो आपको नॉट नहीं लगाना है। मोर्टल का नेगेटिव ही इमोर्टल होता है, तो क्या हो जाएगा ह्यूमन इज इमोर्टल,
क्या हो जाएगा, ह्यूमन इज मोर्टल, तो ह्यूमन इज इमोर्टल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 42वां है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब फॉर्म। तो हमें यहाँ पर सुटेबल वर्ब का फॉर्म लगाना है। 42 नंबर में सर करेक्ट क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 years हैव पास्ड सिंस ही केम हियर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट यानी कि हमारे यहाँ पर सीन्स लगा हुआ है, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर टेंस है। तो क्या हो जाएगा, 2 years हैव पास्ड सिंस ही केम हियर, यहाँ पर कम केम कम सेकेंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर केम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीन्स लगा होता है, सीन्स के बाद हम V2 का यूज़ करते हैं, तो जो है केम करेक्ट हो जाएगा। 43वां है फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। फास्ट जो है ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। तो फास्ट यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो देखिए फास्ट का जब प्रयोग मेन वर्ब के बाद होता है तब एडवर्ब का कार्य करता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, देखिए। लेकिन जब किसी नाउन के पहले होता है तो एडजेक्टिव कार्य करता है, तो इस वाक्य में नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर ये फास्ट है नाउन की तरह यूज़ हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के बाद 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अ लिटिल बॉय यूज्ड टू प्ले इन द शेड ऑफ अ ट्री, वन डे द बॉय sat leaning against its trunk. He cried and cited, I am hungry. Eat my fruit, said the kind tree, and it bent down one of its branches. The little boy had his fill of the fruit and felt satisfied. Long year passed and the boy grew up. Once again he sat under the tree with a look of dejection and hopelessness. What is it? The tree asked. My wedding day is hardly a week away and I have now where to live. Cut down my branches and build yourself a house, said the tree. The young man set to work immediately. देखिए इसको पूरा पढ़ने के बाद ज़्यादा लंबा नहीं है, तो इसमें लिखा है कि पहला क्वेश्चन कि डिफाइन द फ्रेंडशिप दैट दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। इसमें जो है स्टोरी में जो है किस प्रकार के फ्रेंडशिप की बात की गई है, तो इट वॉज अनसेल्फिश यानी कि निस्वार्थ जो है दोस्ती की बात की गई है। और दूसरा क्वेश्चन है इसका द मेन क्वालिटी ऑफ 2 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। दोनों कैरेक्टर की इसमें से क्वालिटी क्या है, तो हो जाएगा देखिए वन इज़ डिमांडिंग और अनदर इज़ फुल ऑफ मर्सी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों संख्या को चुनिए। देखिए टेडपोल का संबंध मेढक से है, तो शावक का संबंध किससे है, शावक जो है सिंह का बच्चे को हम शावक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 47वां, यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को क्या पड़ेगा। देखिए 1 को अगर सोमवार पड़ रहा है तो 7 को सोमवार पड़ेगा, 14 को सोमवार पड़ेगा, देखिए माफ़ कीजिएगा 1 को सोमवार पड़ेगा, इसके 7 दिन बाद यानी कि 8 को, 8 7 15 को, 15 7 22 को सोमवार पड़ेगा। 22 को सोमवार है, 23 को मंगलवार, 24 को बुधवार, तो 25 को क्या पड़ेगा, 25 को गुरुवार। बिल्कुल आसानी से आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न में 2 कथनों के आगे 2 निष्कर्ष 1 2 दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल जो है सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो तो क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए पहला लिखा है कि भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। निष्कर्ष क्या है, आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं हैं, भारत में एलोपैथिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं हैं। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो आपको इसे सत्य मानकर जो है चलना है। तो हमारा 48 में जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। न तो एक निष्कर्ष निकलता है और न ही दूसरा निष्कर्ष निकलता है। 49 नंबर देखिए, यदि बी बराबर मैट हो, बी बराबर 2 हो, मैट बराबर 34, तो जो जॉगलेक्स बराबर क्या होगा। देखिए बी का आपका प्लेस वैल्यू क्या होता है 2, एम का क्या होता है 13, ए का होता है 1, टी का 20, तो 20 14 34, देखिए जोड़ने पे 34 आ गया। तो जॉगलेक्स को जोड़ दीजिए, जे का क्या होता है 8, ओ का क्या होता है 15, जी का क्या होता है G7, एल का क्या होता है 12, ई का क्या होता है 5, एक्स का क्या होता है 23। ऐसे जोड़ देंगे, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का देखिए 24 होता है, बाकी सब सही है। एक्स का क्या हो जाएगा 24। अब इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 73। सही आंसर क्या हो जाएगा 73। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है और सी का भाई जे है, तो जे का चाचा कौन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप जो है बहुत आसानी से करिए। देखिए ए का भाई एफ है तो ए प्लस का मतलब पुरुष,
भाई क्या है इसका एफ, तो यहाँ पर भी प्लस बना लीजिए। ए की लड़की सी है, अब देखिए ए की लड़की यानी एक जो है नीचे आ जाएगा, लड़की यानी कि माइनस। ए की लड़की सी है, एफ का बहन के है, एफ की बहन के है, तो एफ की बहन को ऐसे नीचे करिए, के लिखिए माइनस, एफ की बहन के है। पहले तो देखिए ए और एफ दोनों भाई हो गए, और ए की लड़की सी है और एफ की बहन जो है के है, ये एफ की बहन है और ये ए की लड़की है, ये बात याद रखिएगा। सी का भाई जे है, सी का भाई कौन है, देखिए सी ये है और इसका भाई कौन है, यहाँ पर जे लगा लीजिए प्लस। तो जे का चाचा कौन है, साफ साफ दिख रहा है, देखिए एक के दोनों, ये बेटी सी है और जे बेटा है, तो चाचा कौन होगा, एफ होगा। तो जे का चाचा, इसमें कुछ सोचना नहीं है, जे का चाचा एफ होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 50 का क्या हो जाएगा, जो है डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब देखिए आपके 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे और प्लस 10 क्वेश्चन जो है स्ट्रेटेजी के होंगे, जो कि यही पार्ट सबसे आपका इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आप यहाँ से 20 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाते हैं इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपका यही होने वाला है। तो क्वेश्चन है कि वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया है। तो जो वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम है यह न्यूयॉर्क में शुरू किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 51 का बी। न्यूयॉर्क से क्या याद कर सकते हैं आप, देखिए न्यूयॉर्क से कई क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो आपका यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो जाएगा, इसको जो है आप याद रखिएगा। दूसरा है देखिए आपका कॉमनवेल्थ का कहाँ पर है हेडक्वार्टर, वो है लंदन में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है बेंगलुरु में। रशिया की राजधानी क्या है, मॉस्को। मॉस्को कहाँ पर है, यूरोप में है। अगला क्वेश्चन है 52, किस राज्य की कम्युनिस्ट राजनीतिक नेता के आर गौरी अम्मा का निधन हो गया है। तो देखिए जो केरल की ये है राजनीतिक थी के आर अम्मा, इनका निधन हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 52 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा, केरल। 53 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या है। देखिए प्रत्येक वर्ष 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो था कि हम समाधान का हिस्सा हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 54 नंबर, कॉर्बवैक्स वैक्सीन का निर्माता कौन सी कंपनी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसकी जो निर्माता वो है बायोलॉजिकल ई। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमण का पहला मामला किस देश में पाया गया है। तो इसे संक्रमण का जो पहला मामला है वो चीन में पाया गया है। चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला है 56, मौसम पूर्वानुमान के लिए फेंगयून 4B नामक उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है। तो 56 नंबर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, फेंगयून, चाइना, करेक्ट हो जाएगा सी। अगला है 57 नंबर, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक पुस्तक के लेखक कौन है। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, डेविड डिओप जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डेविड डिओप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 57 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान जो है 86 करेक्ट हो जाएगा। 59 है, मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो मिशन नगरोदय कार्यक्रम का जो शुरुआत वो मध्य प्रदेश में किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हाल ही में चेंज किए गए हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल, क्या हो जाएंगे, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, याद रखिए, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में दालों का उत्पादन, भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, भारत में 11 राष्ट्रीय उद्यान केवल मध्य प्रदेश में, जिसमें से कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जो है ये सब आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ही है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो जो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी है ये गुजरात में स्थापित की जाएगी। कहाँ पर, गुजरात में स्थापित की जाएगी। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। गुजरात के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो देखिए इनका नाम याद रखिएगा, तो आचार्य देवव्रत गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं और विजय रूपाणी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं गुजरात से, जो है ये बात याद रखिएगा। गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो कि एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। सूरत में काकरपारा जो आपका परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, काकरपारा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, सूरत में है, ये भी जो है आप इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला भारत का समुद्र तटीय राज्य कौन सा है, वो भी जो है गुजरात है, सबसे बड़ी जो है तटीय सीमा, समुद्री सीमा। सदीर किस नृत्य की प्राचीन नाम है। देखिए जो सदीर है
यह भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। भरतनाट्यम कहाँ का कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा, तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। देखिए कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल के हो जाएंगे, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा? देखिए काठमांडू में क्या है? काठमांडू में पशुपति मंदिर है। क्या है? पशुपतिनाथ का मंदिर है। मक्का में क्या है? ये इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र है। बैथलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और इफेसस में जो है, इफेसस में डायना मंदिर जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो आर्ट ऑफ लिविंग जो है श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर जो इसके प्रचारक और प्रस्तावक हैं, श्री श्री रविशंकर। पंडित रविशंकर की बात करें तो ये सितार वादक, पंडित रविशंकर भारत के बहुत ही प्रसिद्ध सितार वादक थे और इन्हें जो है भारत रत्न भी मिल चुका है। और जो सारे जहाँ से अच्छा का धुन है, सारे जहाँ से अच्छा का धुन किसने तैयार किया था? तो श्री श्री पंडित रविशंकर जी ने जो है तैयार किया था। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए साइना नेहवाल बैडमिंटन सही है, 2012 के लंदन ओलंपिक में इनको कांस्य पदक मिला था। ज्वाला गट्टा बैडमिंटन सही है। विराट कोहली क्रिकेट सही है। हरभजन सिंह का संबंध कबड्डी से नहीं है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को जो है भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, सही है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है, सही है। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, ये भी सही है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, चारों सही है लाइन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 66 है, निम्नलिखित युग्मों में से एक जो है सम्मिलित नहीं है। तो देखिए एपिको आंदोलन पी हेगड़े सही है। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा सही है। नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सांत घाटी आंदोलन जो है बाबा आमटे, ये गलत हो जाएगा। जो सांत घाटी आंदोलन है ये सुगाथा कुमारी, क्या नाम हो जाएगा? सुगाथा कुमारी ने जो है ये सांत घाटी आंदोलन जो है चलाया था। और सांत घाटी कहाँ पर है? तो सांत घाटी जो है यह केरल में है। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी? तो मिताक्षरा पुस्तक लिखी है विज्ञानेश्वर ने। किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी। ये जो थे विक्रमादित्य के जो है दरबारी कवि थे। विक्रमादित्य 6 क्या हो जाएंगे? विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें अमोघ वर्ष की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अमोघ वर्ष की जो पुस्तक है वो कविराज मार्ग, ये भी कई बार पूछा गया है। क्या नाम है? कविराज मार्ग जो है अमोघ वर्ष की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है, देखिए सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटियागो जो है चिली की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? सेंटियागो जो है आपकी चिली की राजधानी हो जाएगी। अगर हम बात करें कि फिजी की राजधानी क्या है, तो देखिए फिजी की राजधानी है सुआ, याद रखिए फिजी की राजधानी क्या हो जाएगी? सुआ। इथियोपिया की राजधानी क्या है? इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। अर्मेनिया की राजधानी क्या है? तो अर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। ये जो है आप चारों याद रखिए। अगला है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो जो थॉमस कप का संबंध है वो बैडमिंटन से है। सही आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और आज का हम अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए नीला यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया को दर्शाता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, लेकिन जो काला है ये सी गलत है। देखिए जो ओलंपिक का ध्वज होता है ये काला ऑस्ट्रेलिया को नहीं दर्शाता है। इसमें देखिए 5 गोले होते हैं जो 5 जो है महादेशों को दर्शाते हैं। 5 जो गोले होते हैं वो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नीला रंग यूरोप को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को। देखिए जो काला रंग है किसको दर्शाता है? काला अफ्रीका को दर्शाता है। और लाल जो है अमेरिका को दर्शाता है, ये बात याद रखिए। 776 ईसा पूर्व में जो है ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी, 776 ईसा पूर्व में। और 1896 में, याद रखिए 1896 में जो है आधुनिक ओलंपिक खेल की जो है शुरुआत हुई थी। ये बात जो है आपको याद रखना है। तो देखिए इस वीडियो में हमने 70 प्रश्न डिस्कस किए हैं। आपका जो हिंदी की जो पैसेज 2 बचते हैं और इसके अलावा मैथ का जो है आपका टेबल वाला क्वेश्चन। देखिए मैथ के क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो मैथ के टेबल और ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे ये जो है हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगला पार्ट अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।